हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वीडियो लॉन्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो 10th क्लास का जो कल पेपर हुआ है ना, उसके क्वेश्चंस को आज अपन डिस्कस करते हैं। इसमें उन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होंगे, तो क्वेश्चन बेसिकली हम लोग इसमें क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बता देता हूँ। वैसे तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को, फॉर्मेलिटी पीरियड है, मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से अपने को 50 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्किंग होंगे, अराउंड समथिंग 0.8 समथिंग कुछ जाएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। और इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अपन इस वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ सेक्शन ए को डील करेंगे, सेक्शन बी के लिए अलग वीडियो बनेगा और सेक्शन सी के लिए अलग वीडियो बनेगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन पेपर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अपन हालांकि डिस्कस 24 की 24 को करेंगे, और लेकिन आपको उसमें से सिर्फ 20 अटेम्प्ट करना था। इसके अलावा हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि आपका जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन आया था वो किस लेवल का था, इजी, मॉडरेट, हार्ड, कैसा था। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 20 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में केस स्टडीज दी होंगी। अच्छा, सेक्शन बी में जो आपको रहेगा ना, इसमें आपको कुछ असर्शन एंड रीजनिंग भी मिलेंगे, हालांकि जब अपन उसको डिस्कस करेंगे तब उस टाइम पर देखेंगे। सेक्शन सी में जो है केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 12 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको टोटली 10 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और दिए गए 4 ऑप्शंस में से सिर्फ ऑब्वियसली एक ही सही होगा, एमसीक्यू है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि सीबीएसई पहली बार ऐसा एग्जाम ले रहा है, ठीक है, फॉर एकेडमिक, तो इसलिए उसने एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है अपना, कि इसमें एक भी आपका ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बेझिझक, आपको अगर ऑप्शंस पता होंगे, आंसर्स आते होंगे, तो आप टिक लगाइए लगाइए, और अगर नहीं भी आते होंगे तो क्वेश्चन छोड़ के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जबरदस्ती क्यों छोड़ के आओगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ठीक, सेक्शन ए से अपन स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं अपन। सेक्शन ए में अपने को जो क्वेश्चंस दिया हुआ है अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है, a student while burning a magnesium ribbon in air। मैं देखो क्वेश्चन पढ़कर सीधा डायरेक्टली हिंदी में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनना, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। तो देखो, एक स्टूडेंट है जिसने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया एयर में, ठीक है, और उसने उसको जो प्रोडक्ट मिला है उसको एक वेट वॉच ग्लास में कलेक्ट किया। वेट वॉच ग्लास, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एक ग्लास है जिसको चाइना डेस्क भी बोलते हैं अपन, उस टाइप का ग्लास रहेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली जैसे आप टीवी में कभी पिक्चर में देखे होंगे, तो जैसे एक जो हीरो या विलन जो भी दिखाता है, हालांकि वो गंदी चीज है, ऐसा प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने देखा तो होगा कि वो जो सिगरेट बुझाने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, एक ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन वॉच ग्लास। ठीक है, उसमें वो कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, वेट इसलिए रखा है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब अपन जलाते हैं तो उसमें से जो राख मिलेगा वो उड़े मत करके उसको बचा के रखने के लिए उसमें, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो क्या चीज का है। अब ये क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का है। अब ये क्वेश्चन कोई बहुत ही बड़ा नहीं है, ये एकदम नॉर्मल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, और इवन जो मेरी खुद की बुक है उसमें भी मैंने इसको क्लियरली एकदम डिफाइन किया है कि जो मैग्नीशियम रिबन हो गया, मैग्नीशियम रिबन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा Mg। ठीक है, उस मैग्नीशियम रिबन को जब आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, एयर के साथ। मैंने आपको पहले भी काफी बताया पढ़ाते समय कि एयर जब भी बोले तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है MgO। अगर मैं इसको बैलेंस कर लूं तो 2Mg और ये 2MgO हो जाएगा। तो आपको क्या मिला प्रोडक्ट में, MgO, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ए होगा कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ना ही मैग्नीशियम कार्बोनेट और ना ही मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर भी मैं सभी का फॉर्मूला आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH टेकन ट्वाइस। ठीक है, वेरएज मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Mg, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा Mg, और क्लोरीन के लिए Cl2, क्लोराइड के लिए। तो ये हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और ये हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड का। अपना प्रोडक्ट बन रहा है MgO, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकला MgO, जो कि है आपका क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब इसमें अपन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है 2NaOH प्लस H2SO4
gives rise to Na2SO4 plus 2H2O। इस इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में बोला है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अपने को अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ अपने को ये देखना है कि इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है। चलो इस इक्वेशन को देख के पहला तो ये समझ में आ रहा है कि दो ठोक NaOH एक H2SO4 से रिएक्ट करके एक Na2SO4 और दो पानी बना रहा है, ये पता चल रहा है। चलो ऑप्शन पढ़ते, पहला ऑप्शन NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 और पानी बना रही है, तो पता चल रहा है ऑब्वियसली, तो पहला सही है। अब देखो जहां जहां पर पहला है वो आंसर हो सकता है, बी में नहीं है हटा दो, सी में नहीं है हटा दो, तो आपका बच गया ए और डी। अब ए और डी आंसर हो सकता है आपका। चलो अब देखो अच्छी बात ये है कि ए में फर्स्ट और सेकंड दिया है, डी में फर्स्ट और फोर्थ दिया है, यानी सी तो सही है ही नहीं, तो सी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको हटा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन हम लोग एज यूजुअल क्योंकि पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो पूरे ही पढ़ेंगे। सेकंड देखते हैं, फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड। हर एक H2SO4 के लिए 2 NaOH की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये भी सही है, तो सेकंड भी आपका आंसर है। ठीक है, तो वैसे तो आपने आंसर किया तो पहुंच चुके क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सिर्फ ए ही ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर है। फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं, एसिड एंड बेसिस आर नॉन आयोनिक नेचर। भाई यहां पर एसिड और बेस के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, ये इंफॉर्मेशन इसमें कहां मिल रहा है कि वो आयोनिक है कि नहीं है। वो आपको पता है कि एसिड और बेस आयोनिक होता है, लेकिन यहां पर देख के आपको कुछ पता चल रहा है क्या कि वो आयोनिक है कि नहीं है, तो नहीं, तो सी तो गलत हो गया। फोर्थ, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बोला है। भाई यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली ये गलत है, लेकिन फिर भी यहां पर पता तो नहीं चल रहा ना, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देखना है। मैं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बोल रहा हूं गलत है करके, ठीक है, यहां पर इन्फॉर्मेशन देखना है तुमको, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि रिडॉक्स है कि नहीं है, नहीं, तो ऑब्वियसली 4 भी गलत, तो आपका आंसर हुआ फर्स्ट और सेकंड जो कि ए ऑप्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अपना थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। अच्छा, करेक्ट मैचिंग क्रिएट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी, जैसे सेकंड क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, एकदम इजी लेवल का ही था, मेरे हिसाब से मैं उसको इजी में ही कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें दिया हुआ CuSO4 जब Fe के साथ रिएक्ट करता है तो FeSO4 प्लस Cu। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से CBSE मेनली क्या क्या क्वेश्चन बनाता है। सबसे पहला, रिएक्टेंट का क्या कलर है, प्रोडक्ट का क्या कलर है, और टाइप ऑफ रिएक्शन, ये मेन चीज आपको मिलता है यहां पर से। ये 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से पूछने को मिलेगा। ठीक है, और इस बार तो हद ही कर दिया, CBSE तीनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया। चलो इतने डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है आपका रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने के लिए भी, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करने के लिए भी। तो ये एग्जाम्पल हम लोग जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो दोनों में इसी एग्जाम्पल को जानबूझकर यूज किया जाता है, ताकि आपको ज्यादा बार बार एग्जाम्पल मल्टीपल याद ना करना पड़े, आप एक ही एग्जाम्पल को दोनों जगह यूज कर सको। आप रिडॉक्स रिएक्शन में भी इसको यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप बहुत सारी जगह में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको स्टडी करते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसको बड़े ही प्यार से ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होते हैं, 2 इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको बोलते ही हैं कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, नाम से ही पता चल गया ब्लू कलर होगा। कहां पर ब्लू कलर दिया है, BCD और में दिया, ए में नहीं दिया, तो ए को हटा दो। अच्छा, आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है आयरन सल्फेट, जो कि होता है पेल ग्रीन कलर का। कौन सा कलर का, पेल ग्रीन। तो ये पेल ग्रीन किसमें किसमें दिया, देखो फाइनल कलर ऑफ द सॉल्यूशन प्रोडक्ट का हो गया, कहां पर दिया, पेल ग्रीन, यहां पर और यहां पर, यानी सी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बच्चा बी और डी। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा है, तो देखो इसमें आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह से। मैं इस कलर के बारे में स्टडी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आयरन कलर का जो कलर बनेगा फाइनल कलर ऑफ आयरन वो याद ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन इधर से बना सकते हैं उसको। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर और यहां पर। अब क्योंकि ए तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है तो आपका बचा डी, तो डी आपका आंसर है। जिसमें से अगर आपको पता हो कि आयरन जो होता है वो ब्राउनिश कलर बनाता है, तब भी यहां पर से क्लैरिफाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कलर, दोनों ही बी और डी दोनों ही ऑप्शन में ब्राउनिश कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो CBSE खुद भी आपसे डिमांड नहीं कर रहा है कि आपको ये पता हो कि दोनों ब्राउन कलर का होता है करके, इसलिए दोनों को कॉमन डाल दिया है वो भी। अब बस आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट है। भाई डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन में नहीं है, आयरन सिंगल मेटल प्रेजेंट है।
ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट का। आगे बढ़े, नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, डाइल्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन दो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें हीट बहुत ही ज्यादा हीट अमाउंट रिलीज होती है, ठीक है, यानी हीट एनर्जी जिसमें रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक उसको बोलते हैं जिस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो डाइल्यूशन कराने के लिए आपको हीट सप्लाई नहीं करना पड़ता, एक्चुअली हीट यहां से निकलता है। इसीलिए तो रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में डाला जाए, ठीक है, इसीलिए एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं विद कांस्टेंट स्टीरिंग, यानी कि इसको धीरे धीरे कंप्लीटली इसको धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें एसिड के ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है पानी में। इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। एक ही बार डाल दोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगा, जिससे हो सकता है कि वो सॉल्यूशन स्प्लैश हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो कंटेनर, बीकर, टेस्ट ट्यूब जो भी आपने लिया है उसमें क्रैक आ जाए या फट जाए वो, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे डाला जाता है। तो ये तो गलत हो गया, यानी फर्स्ट जिसमें दिया होगा वो गलत है अपना ऑप्शन, तो ए गलत हो गया बस। चलो सेकंड आते हैं, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड देन इनटू गैस, एक बेसिक स्टेप, और ये रिवर्सिबल भी होता है। सॉलिड गैस लिक्विड में कब बनता है, जब हीट सप्लाई करोगे, गर्म करोगे तब। लिक्विड गैस में कब बनता है, जब गर्म करोगे तब। ये तो पढ़े हो इतना ना। तो यानी कि अगर मेरे को सॉलिड से गैस बनाना है तो मेरे को हीट देना पड़ेगा, यानी ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो सेकंड हो सकता है, तो सेकंड यहां पर नहीं है तो ये गलत हो गया, यानी बी और डी में आंसर हो सकता है। चलो थर्ड को पढ़ते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस का वापस लिक्विड बनना। तो गैस का वापस लिक्विड बनने में हीट एनर्जी अपन क्या करेंगे, देंगे कि निकालेंगे, तो निकालेंगे भैया। तो ये तो हो गया एक्सोथर्मिक, तो थर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड किसी में तो थर्ड दिया ही नहीं है। अब अपने को चेक करना है फोर्थ को। फोर्थ क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब ये इसको छोड़ो, क्या दिया है पहले मैं आपको डिसोल्यूशन का मतलब बताता हूँ। डिसोल्यूशन का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान देकर सुनना। नॉर्मली जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में यानी वाटर में मिक्स करोगे तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब ये कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो देखो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लॉजिक लगाना थोड़ा सा। आप शक्कर लो और पानी लो, एक गर्म पानी लो और एक ठंडा पानी लो, सेम शक्कर लो। ये इसमें कोल्ड वाटर है और इसमें हॉट वाटर है। आप ठंडे पानी में शक्कर को डालो और गर्म पानी में शक्कर को डालो, किसमें जल्दी घुलेगा शक्कर, आप बताओ मेरे को। ऑब्वियसली हॉट वाटर में घुलेगा। क्यों घुला, फर्क क्या है गर्मी का, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मेरे को डिसॉल्व करने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, तब तो वो अच्छे से डिसॉल्व होगा। तो ऑब्वियसली तो डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर भी एक टाइप का एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। तो इसका आंसर होगा डी, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। इसमें आगे बढ़े। अच्छा, वैसे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैं आपको अगर बता दूं तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया Cl, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड अभी जस्ट ऊपर देखे थे, फॉर्मूला होता है H2SO4। अब मेरे हिसाब से वाटर वेपर का फॉर्मूला बताना ना पड़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक सॉल्यूशन है जो कि येलोइश ऑरेंज कलर देता है जब अपन एक यूनिवर्सल इंडिकेटर में कुछ ड्रॉप्स उस केमिकल के डालते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, पीएच पेपर को। तो पीएच पेपर में आपने एक सॉल्यूशन को ड्रॉप किया जिसकी वजह से वो कौन सा कलर देना चालू हो गया, येलो ऑरेंज, जो कि अप्रोक्सीमेटली कौन से कलर की तरफ जा रहा है, रेड कलर की तरफ। यानी डेफिनेटली वो सॉल्यूशन कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शन में से एसिड कौन सा है। चलो देखते हैं, ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला होता है MgOH टेकन ट्वाइस, जिसको हम लोग एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं। अब एंटासिड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज बेसिक नेचर। ये तो बेस हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलो सी में आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है NaOH। सभी कोई को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी नहीं होगा।
सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है NaCl, ये वही चीज है जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं एंड कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब ऑप्शन ए बचा लेमन जूस, जो कि खट्टा होता है और कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। तो सिक्स का ए सही होगा। सिक्स का देखते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाइल्यूट किया जा रहा है बाय, अब कैसे डाइल्यूट करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब भी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि हम लोग एसिड को पानी में ऐड करते हैं विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, तो इसका ऑप्शन होगा बी, और रीजन भी मैं बता चुका हूं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टार्टरिक एसिड के एब्सेंस से बेकिंग पाउडर। अब इसमें देखो, जो इससे पहले जो क्वेश्चन था अपना, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, इससे पहले जो क्वेश्चन था अपना, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग इसको ये नहीं बता पाए। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है मेरे अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो ट्रिकी है, तो अपन इसको इजी कैटेगरी में ना रख के मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन है कायदे से वो इजी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है थोड़ा सा टफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डाल रहा हूं टफ लेवल में। ठीक है, तो अभी तक अपने को 4 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टफ मिला है, चौथा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर वेरी इजी, तो ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं इसको डालूंगा मॉडरेट लेवल में, ना कि टफ लेवल में। ठीक है, तो देखो इधर, टार्टरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है बेकिंग पाउडर में। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं बेकिंग पाउडर बनता किससे। बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड से, यानी जब आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को मिक्सअप कर दोगे तब बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो अगर बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड एब्सेंस है, यानी एब्सेंट है, तो उसकी वजह से जो केक है वो थोड़ा बीटर कड़वा हो जाता है, कड़वापन हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको बड़े ही प्यार से बुलाया था सोडियम बाइकार्बोनेट, और यही होता है आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा कोई वर्ड तुम सुने ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली जिस वर्ड के बारे में तुमने नहीं सुना उसके बारे में तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और सोडियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, ये तुम लोग सुने हुए हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो वो डिसोसिएट होता है सोडियम कार्बोनेट में। जब टार्टरिक एसिड उसमें प्रेजेंस होता है तब वो सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देता है और उसको हटा देता है, जिसकी वजह से जो बेक कर रहे हैं अपन बेकिंग मटेरियल जैसे केक ब्रेड जो भी है उसमें कड़वापन नहीं आता। लेकिन अगर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट नहीं है तो ये सोडियम कार्बोनेट को कौन हटा पाएगा? कोई नहीं। तो इसी सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से वो जो केक होता है वो कड़वापन आता है उसमें स्वाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज, ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, 5.6 इसका आंसर है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसको डालूंगा मॉडरेट की कैटेगरी में। सॉल्ट ए जिसको कॉमनली हम लोग फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं, मैंने अभी हिंट भी कर दिया था ऊपर में ही, यहीं पर सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमनली किचन में यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट इज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी, यानी सॉल्ट ए जिसको हम लोग कॉमनली किचन में यूज करते हैं उसी से कुछ रिएक्शन होकर सॉल्ट बी बनता है, जिसको हम लोग किचन में यूज करते हैं टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए। पकोड़े बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। ठीक है, और बेकिंग सोडा का रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड, यानी सबसे पहला ऑप्शन NaCl, जो कि एक ही में दिया है डी में, तो NaCl आपका आंसर हुआ। सेक्शन बी, सॉरी पार्ट बी में बोला है कि टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए तो बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो एक दूसरे कंपाउंड में क्रिएट होता है जिसको ग्लास बनाने में यूज करते हैं। अब भी मैं बोला था कि बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो आपको बनाएगा वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये हुआ आपका ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया हुआ डायग्राम है। अब ये क्वेश्चन को मैं डालूंगा इजी कैटेगरी में, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम ही इजी है, लिटरली इतना इजी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि अगर ये आप डायग्राम देख रहे हो, अब इस डायग्राम में हो रहा है कि ZnH2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और बना रहा है ZnSO4 और साथ में लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन गैस।
ये इसका बोलना है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के जगह NaOH को रख दे तो क्या होगा पूछा है बस। तो भाई रिएक्शन कर लो ना आप। Zn प्लस NaOH हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन इस इक्वेशन को बैलेंस करो तो ये 2NaOH हो जाएगा बस। तो यानी कि जहां पर एक सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है एक हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, यहां पर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी एक हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी यहां पर देखो एक सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइड्रोजन गैस, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी कम नहीं हो गई, एक पे एक दो पे एक मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बोला है, एक स्पेसिफिक एंजाइम या जूस रिलीज हो रहा है 3 लोकेशन पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे पूछा है। फर्स्ट तो माउथ है, क्लियरली दिख रहा है। माउथ में क्या रिलीज होता है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है। कहां से, सलाइवा से। तो अमाइलेज जिसमें दिया होगा वो आंसर होगा। तो सी और डी कट एलिमिनेट हो गया क्योंकि अमाइलेज दिया नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी जो है ये प्रेजेंट होता है भैया, इसको बोलते हैं लीवर। तो लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है, क्या निकलता है लीवर से, बाइल जूस। ठीक है, तो लीवर से क्या निकला आपका, बाइल जूस। तो बाइल जूस देखो किसमें दिया है, एक ही में दिया है, तो बी आंसर है, बात खत्म। और तीसरा वाला जो बोला है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, ट्रिप्सिन, लाइपेज और माइलेज। यहाँ पर से क्या दिया है, ट्रिप्सिन को दिया हुआ है आपके ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी जो था वो उसको मैं रख रहा हूं मॉडरेट की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली यूज किया है। अगर वो डायग्राम यूज नहीं करता, आपको डायरेक्टली नाम दे देता तो वो हो जाता इजी, लेकिन डायग्राम यूज किया है तो इसीलिए बोलते हैं बेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हमारे मसल सेल में होगा जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा। इसका आंसर इतना इजी, बाप रे, मतलब ना मैं क्या बोलूं टाइप वाला है भाई। क्लियरली बोला है हमारे मसल सेल में अगर हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, सीक्वेंस भाड़ में जाए। सबको पता है कि मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो लैक्टिक एसिड मिलता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में लैक्टिक एसिड दिया है ए, तो आंख बंद करके ए को टिक मार सकते हो आप। ये वेरी इजी की कैटेगरी में आएगा भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये सबको पता है कि सेप्टम जो होता है वो हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, तो मैं 4 नहीं बनाऊंगा, लेफ्ट और राइट मेरे को प्रिपेयर करना है, तो मैं लेफ्ट और राइट बना देता हूं। ठीक है, तो ये बन गया अपना राइट, ये बन गया अपना लेफ्ट। लेफ्ट और राइट को सेपरेट करता है सेप्टम, क्या के लिए, सिर्फ इसलिए कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है, तो कीपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मैंने उल्टा पढ़ दिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने से बचाता है वो, ऑब्वियसली। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। इन स्प्रिंग के दौरान, स्प्रिंग सीजन के दौरान जो शुगर रूट में या स्टेम टिश्यू में स्टोर होकर रहता था प्लांट के, उसको बर्ड में ट्रांसफर कर। अरे भाई, इसलिए सबको पता है स्प्रिंग का मौसम, पतझड़ मौसम, नया बर्ड निकलता है। ठीक है, एक बहुत ही हरा भरा मौसम आता है स्प्रिंग का, जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने नए नए बर्ड्स निकालते हैं, अपने मतलब जो फूल वूल होता है ना वो सब निकालते हैं ना, मस्त मौसम रहता है एकदम बढ़िया सा। तो बर्ड कैसे निकलेगा भाई, उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी शुगर के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है रूट्स और स्टेम टिश्यू में, तो उसी को तो एनर्जी चाहिए रहता है बर्ड को ग्रो करने के लिए। इसीलिए रूट में जो शुगर स्टोर होकर रहता है या स्टेम के टिश्यू में जो स्टोर होकर रहता है उसको ब्लड की तरह भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से, यानी ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से। ठीक है, कुछ ये भी एक टाइप का मॉडरेट, मैं इसको बोलूंगा मॉडरेट, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली एग्जाम में कभी नहीं पढ़ते एग्जाम स्कूल में। ठीक है, हम लोग ट्यूशन भी अगर कोचिंग भी करते हैं तो भी हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ते, इसको इनडायरेक्टली पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। भाई क्या बोले अब इसको, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आंख बंद करके टिक मार दो भैया एटीपी होगा, खत्म। अच्छा, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम आता है, तो एनर्जी थोड़ा बनाएगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने का काम आता है, और यही तो सेलुलर तक लेके जाता है उसको। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनता है। ठीक है, एनर्जी बनता किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, तो एटीपी को बनाने का काम आता है वो। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसका एक छोटा भाई भी होता है एडीपी, इसका भी एक छोटा भाई होता है एएमपी। हम लोग पढ़ते टाइम सारी चीजों को पढ़े थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस पे।
ये एक क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा इजी लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्री। अरे भैया पेड़ के अपवर्ड मूवमेंट पानी का, अरे भैया अपवर्ड को छोड़ो, पानी का मूवमेंट ही क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन यानी खाने का मूवमेंट, जनरली एनर्जी फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रिपरेशन होता है, एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। यहां पर पानी का ट्रांसपोर्टेशन को पूछा है जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो दो रीजन की वजह से जनरली होता है, एक तो होता है ट्रांसपीरेशन, दूसरा होता है रूट प्रेशर। ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ाई करते टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 16 को मैं डाल रहा हूं इसी की कैटेगरी में ना। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ है फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनस इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों स्फेरिकल मिरर का और लेंस का फोकल लेंथ माइनस में है तो क्या मिलेगा? अरे भैया चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, अगर उसका फोकल लेंथ नेगेटिव निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो है कॉनकेव, तो वो था कॉनकेव, ठीक है। इसको मैं डाल रहा हूँ इसी कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इरेक्ट इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट का जो उसके सामने रखा हुआ है। अगर उस इमेज का, ठीक है, उस इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से आधा है तो वो ऑप्टिकल डिवाइस क्या होगा? यानी कि इमेज सीधी सीधी बात है छोटा बन रहा है और वह इरेक्ट नेचर का, तो इरेक्ट नेचर का कौन सा इमेज बनता है भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सीधी सीधी बात है कि वर्चुअल इमेज कौन बना रहा है? तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों बनाते हैं, लेकिन कॉनकेव का जो मिरर का वर्चुअल इमेज बनता है उसका साइज होता है बड़ा और यहाँ पर साइज बोला है छोटा, तो हो जाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये मैं डाल रहा हूं मॉडरेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक स्टूडेंट है जिसने डिटरमाइन किया है फोकल लेंथ का एक डिवाइस का, ठीक है। कैसे डिटरमाइन किया है? तो एक इमेज जो बहुत दूर में रखा हुआ है उसका फोकस निकालकर उसको एक जगह फोकस कर रहा है और वहां से फिर वो निकाल रहा है। प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बोला यानी ये तो कंफर्म है कि जो इमेज बनेगा वो दूसरी साइड बनेगा, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन होगा। तो मिरर को एलिमिनेट कर दो, लेंस के बारे में सोचो। अब लेंस में किस में बनता है भैया? तो कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि भाई लाइट अदर साइड रख रहा है बोला है ना, स्क्रीन को अदर साइड रखा है, तो स्क्रीन को अदर साइड रखा है यानी लाइट अदर साइड जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, जो कि मिरर में हो नहीं सकता, मिरर में तो रिफ्लेक्शन होगा इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक लाइट जब एंटर करेगी ग्लास स्लैब में, ठीक है, जिससे का इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे ए बी और सी तीन मीडियम पे है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 और n3 है, और उसका जो इमर्जेंट रे है वो उसके इंसिडेंट रे से पैरेलल है, यानी सिंपल भाषा में बनाऊं आपको, ये ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये इमर्जेंट रे हो गया। अब इसका कहना ये है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल है बोल रहा है, ठीक है। ये अलग इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1, ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n2 और ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n3। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा केस सही होगा? तो भाई ये पैरेलल निकल रहा है यानी दोनों मीडियम सेम होना चाहिए, नहीं तो दोबारा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी n1 = n3 होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही केस में दिया है, डी ऑप्शन, इसलिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक इमेज है कैंडल फ्लेम का जो कि बना रहा है एक लेंस के द्वारा बनाया गया है, एक स्क्रीन पे रखा गया है, अदर साइड ऑफ लेंस बोला यानी समझ लो कि लेंस है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन, साइन कन्वेंशन, ये पता है आपको? ये भाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जस्ट आपका क्या है? कोऑर्डिनेट ग्राफ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं अपन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस वही है भाई और कुछ नहीं है। देखो इधर, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, इधर आया तो नेगेटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, बस वही है। इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम, यानी इमेज का जो साइज है यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अब इसका पूछा है मैग्निफिकेशन क्या हो, भाई मैग्निफिकेशन बोल तो दिया 3 गुना है करके, ठीक है। लेंस क्या बोल रहा है? 3 गुना है करके बोल रहा है ना हाइट, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो m हो गया तुम्हारा +3, +3 दो में है, कॉनकेव में है कि कॉन्वेक्स में है? अब लेंस बोला है, ठीक है। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड, मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ता हूं, द लेंस ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ screen placed on the other side of lens according to the new Cartesian sign convention. If the image is 3 times the size of the flame then the lens is, इसका मतलब है कि एक इमेज को बनाया गया कैंडल फ्लेम का, है ना, इसका इमेज को बनाया गया कैंडल फ्लेम का, अब
उसको क्या किया जा रहा है, एक स्क्रीन पे रखा गया है दूसरे साइड पे लेंस के। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा अगर इसको निकालें अपन, ठीक है, तो इमेज मेरे हिसाब से तो बनेगा रियल, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अब रियल इमेज बनेगा, अगर अगर ये रियल इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, तो इसका नेचर कॉन्वेक्स में आना चाहिए, ठीक है, तो कॉन्केव नहीं होगा, ये बच्चे ने गलत टिक लगाया है इसको, ठीक है, तो ये कॉन्केव नहीं होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तो कॉन्वेक्स होगा। अब कॉन्वेक्स हुआ तो मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा, तो कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन ऑफ -3, तो ये सी आंसर होगा। इस बच्चे ने ए में गलत टिक लगाया भाई, ठीक है, अभी तक बेचारा सही करते आ रहा था, 20 सही हुए, 1 गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है छोटा मोटा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चे का पेपर है, कोई बात नहीं, चलो उसका भी वैल्यूएशन हो जा रहा है बेचारे का 22। चलो 22 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 को मैं डालूंगा एक मॉडरेट की कैटेगरी में, ठीक है। एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज 1 डायोप्टर। अच्छा, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, दो लेंस को कंबाइन किया है, यानी P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 वाला, दो लेंस को कंबाइन किया ना, तो कॉम्बिनेशन पावर P1 प्लस P2 होता है, रिजल्टेंट है 1। पहले वाले का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया सेंटीमीटर है तो 100 हो गया, तो 100/20 प्लस सेकंड वाले का निकालना है, तो 100/x ले लेते हैं अपन इसको सॉल्व किए तो 2 1 जा 2 5 जा। अब एक बात बताओ, 5 में कितना ऐड अप करोगे तो 1 आएगा, तो सर -4, तो बस चेक करो ना यार -4 किस में आ रहा है, खत्म। 100 डिवाइडेड बाय किस चीज को रखोगे तो -4 आएगा, 120 रखोगे तो आएगा नहीं, 25 को रखो, सीधा सीधा मैं बताता हूँ, 25 4 जा, तो यही अपना आंसर है -25। चलो ये वाला सही किया बेचारा, ठीक है, डरने वाला कोई बात नहीं है, एक आध दो चलते रहता है थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो तब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म है, उस ग्लास प्रिज्म से जब एक रे ऑफ लाइट पास होगा, ठीक है, तो लेट सपोज एक ग्लास प्रिज्म है, इससे एक रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं अपन, तो ये पहली बार रिफ्रैक्शन होगा और ये दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर टोटल 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हालांकि बोलते इमर्जेंट रे, लेकिन रिफ्रैक्शन तो 2 बार हुआ ना, क्योंकि अगर मैं मान के चलो पहला मीडियम एयर लेता हूं, तो दूसरा ग्लास प्रिज्म है, तो दूसरा मीडियम ग्लास हो गया और तीसरा मीडियम अगेन एयर हो गया, तो यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार जब लाइट एयर से गैस में ग्लास में एंटर करेगा तब, और जब एक बार ग्लास से वापस एयर में निकलेगा तब, ठीक है। इसमें बोला भी है 2 रिफ्रैक्शन सफर कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिफ्रैक्शन द रे बेंड्स, अब इस रिफ्रैक्शन के दौरान जो रे है वो किधर की तरफ बेंड होगा, तो अब इसमें ध्यान देना कि जब एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगा, तो मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनना इसमें। When a ray of light passes through a glass prism, it suffers 2 refraction. During this refraction, the ray bends. इसका मतलब है कि जब एक रे ऑफ लाइट ना एक ग्लास प्रिज्म से पास होता है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन सफर करता है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन तो सफर करेगा, हम लोग देख चुके हैं कि एयर से ग्लास में एंटर गया तो रिफ्रैक्शन, ग्लास से वापस एयर गया तो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें रिफ्रैक्शन हुआ तो 2 फेसेस पे रिफ्रैक्शन होंगे, एक बार इस फेस पे और एक बार इस फेस पे, तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, तो जब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये किस टाइप से हो रहा है, ये रे जो है वो किस तरफ बेंड हो रहा है, अवे द बेस, देखो दोनों तरफ बेस की तरफ बेंड हो रहा है, देखो ये बेस है, तो ये दोनों बार जो रे बेंड हो रही है वो बेस की तरफ बेंड हो रही है, यानी टुवर्ड्स द बेस इन बोथ केसेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी अपना सही होगा, ठीक है। चलो अभी तक मतलब बेचारे का एक ही गलत हुआ है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्काई पे खड़ा है, उसको जब वो मून के स्काई की तरफ देखता है, सॉरी एक एस्ट्रोनॉट जो है वो मून के सरफेस पे खड़ा है और स्काई की तरफ देखता है, तो उसको जो स्काई वो डार्क कलर का अपीयर होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वहां मून में लाइट नहीं है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यस, मून में क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसकी वजह से जो सनलाइट है ना उसमें स्कैटरिंग नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से लाइट स्कैटर होता है, और उसकी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर अपीयर होता है, ये सबको पता है। अब मून के सरफेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाता, और उसी की वजह से कोई लाइट हम लोगों को दिखता नहीं, और वो डार्क कलर अपीयर होता है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है मून, हाँ ये तो है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जो चमकता नहीं है खुद से, जो खुद की कोई लाइट कंटेन नहीं करता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी सरफेस में कोई खुद का लाइट नहीं भी है तो कोई ज्यादा मैटर नहीं आएगा, ठीक है। द सरफेस ऑफ द मून एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, देखो
मून का सरफेस सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी रीजन नहीं है। रीजन बेसिकली यही है क्योंकि उसके सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो मून है वो कौन से कलर का अपीयर होता है, डार्क कलर का। तो यहां तक था अपना सेक्शन ए कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे सेक्शन बी को। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं अपनी क्लासेस में। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और मैं दे दूं आपको दोस्तों, अगर मैंने अभी केमिस्ट्री की बुक लिख रखी है अपनी, ठीक है, केमिस्ट्री की बुक लिख रखी है मैं उसका फोटो आपके इस वीडियो के आखिरी में अटैच कर दूंगा, और अभी मैंने उसको अमेजोन पे लिस्ट नहीं किया है, तो अगर आपको परचेस करना हो तो मेरे वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन आपको यूट्यूब चैनल तो ऑब्वियसली देख ही रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। और व्हाट्सएप में अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना चाहो तो भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का आपको मिल जाएगा लिंक, नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं देखूंगा। अगर हो सकता है, देखो ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना दिए हैं 24 के 24, ठीक है। हो सकता है कि सीबीएसई ऑफिशियली जब अपने आंसर्स की रिलीज करेगा तो एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाए, तो वैसे मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही ट्राई किया है कि वो ऑप्शन एकदम सटीक लूं मैं, तो मेरे हिसाब से इस 24 में से तो ऑप्शन नहीं चेंज होने चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जामिनेशंस। कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, यानी परसों आपके मैथ्स का एग्जाम है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दिलाना। और फिर मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने बन रहे हैं बनाओ, नहीं बन रहे हैं तो तुक्का मार के आना, लेकिन छोड़ कर मत आना भैया। नेगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो यार फायदा उठाओ ना। एक अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको ये बताता हूं, अभी आपके और भी कोई एग्जाम्स बचे हैं, सुनो आप अपीयर कैसे करना। अपीयर ऐसे करना, आप उसको बड़े क्वेश्चंस को छोड़ दो, देखो ही मत, पहले छोटे छोटे को बनाओ, छोटे बन गए, बच गए क्वेश्चंस तो बड़े की तरफ जाना, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और एमसीक्यू टाइमिंग का खेल होता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ, बढ़िया बन जाएगा। अच्छा, कल जो आपके मैथ का पेपर होने वाला है, यानी परसों जो होने वाला है, उस पेपर के लिए कुछ ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, उन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे आप प्रूफ दैट टाइप वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, घबराना नहीं है, टेंशन ना लो। थीटा की वैल्यू पुटअप करो अपनी मर्जी से, तुम उसमें ले सकते हो 0 और 90 को छोड़कर, क्योंकि 0 और 90 दो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 0 और इन्फिनिटी आती है, तो चेंजेस हो जाता है, दिक्कत होता है। तो जैसे मान के चलो, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, लेट अस सपोज कि tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लो तो अब इसको प्रूफ करते बैठे रहोगे तो नहीं करना भैया। आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद करो, और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स भी कैसे याद करने हैं, मैं उसका भी लिंक, मैंने उसके भी वीडियो बनाए हुए, एकदम शॉर्ट वीडियो है, वो सिर्फ 5 मिनट के अराउंड का वीडियो है, उसको देख लो, शॉर्टकट में पढ़ाया हुआ है, उसको याद कर लेना। थीटा की वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो भी लेना चाहो ले सकते हो, 30 डिग्री 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, जो आपको लेना है आप ले लो, ठीक है। तीनों में से जो एंगल आपको लेना है ले लो, इसमें पुटअप करो, आंसर आएगा आपका कुछ ना कुछ। आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, वो भी डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में ही देगा, तो उसमें भी सेम एंगल को पुटअप करना, जिसमें दोनों वैल्यू सेम आएगी, वही आपका आंसर, सीधा, ठीक है। तो ऐसा कर लेना आप, क्लियर हो गया ये चीज, तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। बाकी के लिए देखेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी डील करेंगे अपन नेक्स्ट सेक्शन में।